दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मेरे पांडे, आप सबकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के सेकेंड फेज को, जिसको कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है, और बैंकिंग लॉज जब हम हिस्ट्री से डील कर रहे थे, दैट मीन्स की इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हमने काफी सारे फेजेस पे या काफी सारे स्टेप्स पे डील किया है। इंटरनेशनल लेवल पे डील किया, फिर हम नेशनल लेवल पे आए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है बैंकिंग लॉज के हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इन सारी वीडियोस को देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियोस आप सबके लिए हैं, तो आप कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के थर्ड फेज को। ठीक है, कि थर्ड फेज में आखिरकार बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा रहा है। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। थर्ड फेज का नाम है दोस्तों बैंकिंग लिबरलाइजेशन, जिसका कि अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1991 से लेकर के टिल नाउ, मतलब अभी तक भी ये बैंकिंग लिबरलाइजेशन का ही फेज है। 1991 अगर आप हिस्ट्री में ये दौर देखोगे, जो टाइम पीरियड है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि इंडिया में जो बैंक्स वगैरह थे वो बहुत ही पुअरली वर्क कर रहे थे, उनकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो आप देखोगे कि नीड किसकी आई, फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम जो है उसको अडाप्ट करने की जरूरत है। और अगर हम इसको अडाप्ट नहीं करते हैं, बैंकिंग सिस्टम की इफिशियंसी अगर हम नहीं बढ़ाते हैं, तो आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद आप देखोगे कि पॉलिसीज वगैरह जो है वो बनने लगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, या फिर बोल सकते हैं कि फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इसके बाद आप देखोगे कि धीरे 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 जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करने लगी। उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने फिर दोस्तों क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका कि नाम है नरसिम्हम कमेटी। तो इसको हम आज डिटेल में इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस किए उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में 1991 के दौरान। क्या चीज को अडॉप्ट करते हुए? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसमें इन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया इन्वॉल्वमेंट इसका, किसका? प्राइवेट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का, जिसके की वजह से जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें ग्रोथ लाया जा सके, उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। इस वजह से आप देखोगे इन्होंने कई सारी जो चीजें हैं उस समय की, जिसके की वजह से एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम हुआ, और उसके ही वजह से आप देखोगे कि अब हमारा जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम नरसिम्हम कमिटी 1 जो है, क्योंकि 2 कमिटीज बनाई गई थी, नरसिम्हम कमिटी 1 एंड 2। तो आज की इस वीडियो में नरसिम्हम कमिटी 1 के बारे में हम करेंगे डिस्कस। ये जो कमिटी है 9 मेंबर्स के साथ बनी थी, एस्टैब्लिश की गई थी 14 अगस्त 1991 में। का मैंडेट क्या था कि इवैल्यूएट करना था इनको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को इनको इवैल्यूएट करना था, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसका ऑपरेशन है, इस चीज को उनको इवैल्यूएट करना था। ठीक है, इनका ये काम था नरसिम्हम कमिटी का। ठीक है, ये 1 की हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो कमिटी है इसको फॉर्म किया गया था, फिर इस कमिटी के कई सारे रिकमेंडेशंस जो हैं उनको फिर क्या किया गया, देखा गया, और फिर आगे चल के उनको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये जो कमिटी है ये सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन नवंबर 16, 1991। ठीक है, नवंबर 16, 1991 को ये अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती है गवर्नमेंट को। फाइंडिंग्स जो है प्रेजेंट की जाती है, फिर पार्लियामेंट के रिव्यूज आते हैं ऑन डिसंबर 17, 1991 में। कमिटी का एम क्या है? ये जो कमिटी बनाई गई है इसका एम क्या है, पर्पस क्या है? टू प्रपोज गवर्नमेंट एक्शंस टू एनहांस द सेक्टर्स एफिकेसी, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जो बैंकिंग सिस्टम थी 1991 के दौरान, उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके, और कॉम्पिटिटिव ये जो नेचर है वो उन बैंक्स में उनको लाया जा सके। कैसे? कॉम्पिटिटिव ये जो नेचर है उसको वो अडाप्ट कर पाए। ठीक है, इसको एनहांस करना था इस कमिटी का एम। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमिटी ने दी है। तो मेजर जो रिफॉर्म्स 1991 में कैरिड आउट किए गए, या फिर जो रिकमेंडेशंस दिए गए, तो पहला है रिडक्शन इन CRR एंड SLR। अब ये क्या है? CRR और SLR जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बोलती है मेंटेन करने के लिए बैंक्स को। ठीक है, CRR मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व
रेशियो। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना जो उनका पूरा ओवरऑल जो अमाउंट आता है उसका कुछ परसेंटेज वो क्या करती हैं, आरबीआई को दे देती हैं कैश के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में ही ये जो परसेंटेज दे रही हैं वो आरबीआई को रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए, तो वो कैश के फॉर्म में देती हैं। इसका नाम इस वजह से कैश रिजर्व रेशियो है। ये क्या करती है? आरबीआई को देती है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक्स होती हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो खुद ही मनी के रूप में या गोल्ड के रूप में वो अपने पास खुद ही वो जो अमाउंट होता है अपने पास रखती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि वो जो बैंक है आगे चल के उनको ऐसी कोई क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर महसूस होती है या उसमें पड़ जाते हैं, तो वो फिर इन्होंने ये जो इसीलिए ये रखते ही हैं, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है, ये मेनली उसी पर्पस के लिए बैंक्स जो है अपने खुद के पास ये रखती हैं। तो ये मैंडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि इन बैंक्स को करना पड़ता है, दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर, इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि आप रिड्यूस करिए सीआरआर एंड एसएलआर को। इन्होंने बोला कि आप अपना रिड्यूस करिए। सीआरआर एंड एसएलआर आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दैट नीडेड टू बी अधेयर्ड बाय ऑल द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आरबीआई का कहना है। नरसिम्हम कमिटी जो है रिकमेंड करती है कि रिड्यूस किया जा सके इन दोनों को ही। ठीक है, इट वॉज वेरी हाई एंड क्रिएटेड अनड्यू बर्डन ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक्स थी उनके ऊपर ये बहुत ही ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे थे, इस वजह से ये रिकमेंडेशन दी गई कि आप अपने सीआरआर और एसएलआर को कम करिए। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, एसएलआर को क्या किया, 38.5% था उस समय, इसको बोला 25% में लाइए। सीआरआर को उन्होंने बोला कि जो 15% में आपका सीआरआर है उसको 3 से लेकर के 5% में इसको आप रिड्यूस करिए। एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो कमिटी बनी है जिनके नाम से मेदावोलु नरसिम्हम, ये एक्चुअल में उस समय रिटायर्ड गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड गवर्नर थे। इस वजह से आप देखोगे कि इनको बोला गया कि आप ये कमिटी जो है लीड करिए और आप 9 मेंबर्स के साथ इस कमिटी को बनाइए, और जिससे कि आप क्या कर सके, हमें रिकमेंडेशंस दे सके, हमारी मदद कर सके कि कैसे गवर्नमेंट ये सारी जो बैंकिंग से रिलेटेड जो अभी इश्यूज इतने सारे चल रहे हैं, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सके और अपने इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को कैसे हम ग्रोथ ला सके उसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला रिकमेंडेशन इनका ये था कि सीआरआर और एसएलआर को आप अपने कम करिए, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा थे, जिसके की वजह से बैंक्स के ऊपर अनड्यू बर्डन था और उस वजह से बैंक्स बहुत ही पुअरली फंक्शन कर रहे थे। ठीक है, दूसरा आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ARF ट्रिब्यूनल, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, proportion of bad loans and non-performing assets were very high in financial sector। उस समय जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, आप देखोगे कि बैंक्स की कंडीशन इस वजह से भी ज्यादा खराब थी क्योंकि लोग लोन के तौर पे ले लेते थे पैसे, अमाउंट को, लेकिन वो बैंक को रिटर्न नहीं करते थे, और इस वजह से बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे ये जो चीजें हैं हमें देखने को मिल रही थी। जो लोग अपनी तरफ से बैंक को वापस पैसे नहीं देते थे। ठीक है, इस वजह से ये रिकमेंडेशन था कि आप ARF ट्रिब्यूनल जो है उसको एस्टैब्लिश करें, जो कि इन सारी मैटर्स को वो देखे। द कमिटी रिकमेंडेशन द क्रिएशन ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड ट्रिब्यूनल। ARF क्या है, वुड एज्यूम अ परसेंटेज ऑफ दीज बैड डेट्स एंड हेल्प क्लीन द बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके वजह से जो बैंक्स है उनको हेल्प मिलेगी, जिससे कि वो जो अपना बैलेंस शीट है उसको वो साफ सुथरा सही तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। और ये क्या थी, अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी ये बोला गया था, रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तीसरा है फेजिंग आउट डायरेक्टेड क्रेडिट रिस्पॉन्स। अब ये क्या है, उस समय मैंने आपको बताया होगा जब नेशनलाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय क्या बोला गया कि जो गरीब हैं या फिर जो फार्मर्स हैं उनको लोन बैंक्स नहीं देती थी, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे उस समय, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, एलीट क्लास के थे, उनको ही लोन प्रोवाइड किया जाता था बैंक्स की तरफ से, तो इनको नहीं मिलता था। इस वजह से आप देखोगे कि बड़े पैमाने पे नेशनलाइजेशन किया गया, जिसके की वजह से कि सबको इक्वली यहाँ पे बैंकिंग जो सिस्टम है वो उसका लाभ उठा सके। इस वजह से आप देखोगे कि बहुत ही गरीब पुअर सेक्टर जो थी उस समय की, ये बहुत ही पैसे बैंक से उठाने लगे। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस चीज को आप क्या करिए, हटाइए, बाहर निकाल के फेंकिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बैंक नेशनलाइजेशन इंप्लीमेंटेड क्रेडिट प्रोग्राम्स दैट कंपेल्ड बैंक्स टू सेट असाइड फंड्स फॉर नीडी एंड पुअर सेक्टर एट डिक्रीज्ड रेट्स। ठीक है, इसमें अलग ही जो फंड थे, मतलब जो फंड आता था उसमें
कुछ परसेंटेज ऑफ फंड अलग से ही इन नीडी और पुअर लोगों के लिए रखा दिया जाता था बैंक्स में कि ये वही लेंगे और ये कोई नहीं अदर पर्सन लेगा। इस वजह से आप देखोगे कि जो बैंक्स थे उनका मेन जो बोल सकते हैं कि जो फंड का आधा हिस्सा तो इनके पास ही चला गया, ये लौटा भी नहीं पा रहे हैं सही समय पे। तो इसकी वजह से भी आप देखोगे कि जो बैंकिंग सिस्टम थी डिटोरिएट होते ही गई। इस वजह से ये सारी जो कंडीशंस है आई हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। फिर इस चीज को भी उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इस चीज को बाहर निकालिए, ठीक है, इस चीज को आप फेज आउट करिए, क्योंकि अभी अगर आपको जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर आपको उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, अगर आपको ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा करना है, तो ये चीज आपको अभी फिलहाल के लिए हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ हमारे बोल सकते हैं कि ये सारे रिकमेंडेशंस जो हैं इस कमिटी ने दी, दैट इज नरसिम्हम कमिटी ने दी। और इस वजह से आप देखोगे कि धीरे 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 जो कंडीशन है हमारी बैंकिंग सिस्टम की वो फिर सही होने लगी। अब हम सेकेंड जो कमिटी है नरसिम्हम कमिटी, उसके भी बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीजें जब उन्होंने बोली तो फिर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और कैसे डेवलपमेंट्स हुए, और फिर नरसिम्हम कमिटी 2 क्यों बनी, जिसमें कि और क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए, इन सारी चीजों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट करिए। दोस्तों आप सबके लिए इतना मेहनत हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट कि आप एटलीस्ट सराहना करें हम जो आपके लिए मेहनत करके लाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।